नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ज़रूरी जो विषय है कि डेयरी पालन शुरू करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। जो उन समस्याओं से बच जाता है उसका डेयरी फार्म चल जाता है, और जो उन समस्याओं से नहीं बच पाता है उसको नुकसान हो जाता है, और इसी वजह से हमारे डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। तो डेयरी फार्म शुरू करने पर सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है गाय की तबीयत खराब होना। होता क्या है कि जब हम भी कोई आदमी डेयरी फार्म शुरू करता है तो अच्छी गाय हम परचेज करते हैं। हम भी सजेस्ट ये करते हैं 18 से 25 लीटर के दूध की गाय खरीदी जाए। तो जो गाय ज़्यादा दूध देती है, 18 लीटर से ऊपर जो गाय दूध देने वाली होती है, उसको स्पेशल खाना खिलाया जाता है, उसको फीड भी अच्छी दी जाती है, उसको चारा भी अच्छा दिया जाता है। तो उसका एक सर्कल होता है। जब हम नई डेयरी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी जगहों से अच्छी अच्छी गाय खरीद के ले आते हैं। किसान या डेयरी पालन वाले इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि वहाँ कम से कम ये पूछा जाए कि इनको आपने क्या खिलाया है, इनको आप कौन सा चारा देते हैं। अब हम गाय ले आते हैं, हमारे फार्म पे हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमने भी स्टार्टिंग में, जैसे हमने आपको बताया, 7 गाय हमने खरीद ली। हम गाय ले आए, हमने उसको चारा दिया, 2 दिन उसने अच्छे से खाया, तीसरे दिन से वो चारे पे भी कम हो गई, और धीरे धीरे कुछ गाँव में देखा गया कि दूध भी गिर जाता है। अब उसका मेन कारण क्या होता है, आदमी डॉक्टर को बुला के इलाज कराना शुरू कर देता है। तो उसका कारण जो है वो इलाज नहीं है, वो इस वजह से होता है कि आपके यहाँ गाय आते ही बीमार हो जाती है, या दूध कम कर देती है, या चारा कम कर देती है। उसका कारण है कि उसने जो पहला चारा खाया था वो नया वाला चारा उसको सूट नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर इलाज की तरफ चले जाते हैं। हमने भी ऐसा ही किया था, हमसे भी ये गलती हुई थी कि गाय ने चारा बंद कर दिया, हमने डॉक्टर बुलाया। अब डॉक्टर क्या करता है कि उसे लगता है कि बीमारी है, वो तो इंजेक्शन बोतलें लगा के चला जाता है। तो वो इसका सुधार नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली जो डेयरी फार्म में दिक्कत है वो यही रहती है कि नए नए फार्मर गाय लाते हैं। तो जो मुख्य वजह है इसकी, वो पशुओं का चारा बदलना है। चारा और फीड अगर आपकी बदल जाएगी तो आपका पशु स्ट्रेस में भी आएगा, गोद भी कम खाएगा, दूध पे भी गिरेगा, और कमजोरी भी हो जाती है। और अगर इन लक्षणों को पहचान के आपने इसके अनुसार उनका इलाज नहीं किया तो आपकी ये बीमार हो जाती है, और आगे जाके आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसका समाधान आपको बता रहे हैं। जब भी आप कहीं से गाय लेते हैं, जो हमने भी किया है बाद में, कि सबसे पहले तो जहां से भी गाय खरीद रहे हैं उनसे एक बेसिक सी जानकारी ले लें कि आप इसको क्या खिलाते थे, क्या चारा इसके लिए अच्छा है। जैसे आदमी को, किसी को दाल पसंद होती है, किसी को पनीर पसंद होता है। तो सबसे पहले अगर आप गाय कहीं से भी ला रहे हैं आपके पास, तो उसका पसंदीदा चारा उसको 8-10 दिन दे। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है कि आपका चारा बदला, वहाँ सूखा खा रही थी, आपके यहाँ हरा खाने लगी है, या वहाँ हरा खा रही थी, आपके यहाँ सूखा खाने लगी है। तो गाय स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस में आने से होता क्या है कि तनाव में जब कोई गाय आती है, उसकी मिल्किंग चलती रहती है, तो वो कमजोर हो जाती है। और जो मुख्य वजह है, जो आदमी का पेट, जिसको हम ओज बोलते हैं या आदमी का पेट बोलते हैं, और इनको गाय के जो पेट को वो रूमन बोलते हैं, जो 4 पेट होते हैं, उनमें जो पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका पीएच जैसे 6 से 7 होता है, अमूमन 7 से 7.5 के बीच स्टैंडर्ड होता है। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो 95% लोग नहीं जानते हैं। पीएच अगर उसके पेट का 5.5 से 7 के बीच रहेगा, 6 से 7 के बीच स्टैंडर्ड होता अगर रहेगा, तो वो खाएगी। जैसे ही आप, होता क्या, जैसे ही हम गाय लेके आए, गाय थोड़ी सी आने की वजह से स्ट्रेस में हो गई, उसका चारा बदल गया, तो मैक्सिमम जो गाय होती है उनका पेट का पीएच 8 से 9 से 10 से 11 हो जाता है। अगर 8-9 तक है तो वो धीरे धीरे खाएगी, फिर धीरे धीरे उसका बढ़ते बढ़ते ऊपर चला जाता है, वो बेसी डोसेस में चली जाती है। एक बार अगर आपकी गाय 10 पीएच से ऊपर बेसी डोसेस में चलेगी तो दुनिया की 95% गाय इसी वजह से खराब होती हैं कि वो तनाव में आ जाती है, उनका रूमन का पीएच बिगड़ जाता है। और 10 पीएच पे पहुंचने, आपको पता ही है कि क्षार में चली जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो उसके माइक्रोफ्लोरा होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो पाचन करने वाले कीटाणु बोलते हैं, जो आदमी के समय, वो डेड हो जाते हैं। जब वो डेड हो गए, आप कितनी भी दवाइयाँ कराइए, कुछ नहीं होता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ के गाय खराब हो जाती है। तो किसान पालक भाइयों, डेयरी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, या जितनी भी आज समस्याएं आप मार्केट में देख रहे हैं कि गाय घूम रही हैं, उसका कारण केवल यही है। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या, इसके डॉक्टर भी नहीं है, इसका पता भी नहीं है लोगों को। तो इसका जो समाधान मैं आपको बता रहा हूं किसान पालक भाइयों, जो हमने भी किया है, कि आप कहीं से भी गाय लेके आए, सबसे पहले उसको 8 से 10 दिन 50% अपने यहाँ का लोकल चारा, हरा चारा, और 50% भूसा अवश्य दें। क्योंकि भूसा जो गेहूं का होता है, तूड़ी का होता है, ये हर जगह 24 आवर, मतलब 12 महीने पूरी दुनिया में ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो अभी आप गाय लेके आ रहे हैं, पहले उसको 8 दिन भूसे से शुरुआत कीजिए। बेशक वो दूध कम दे, हम आपको रिकमेंड ये करते हैं कि आप गाभन गाय लें। अगर बड़ी गाय लें तो गाभन लें, ताकि वो अपने जो गाभन के पीरियड में ही आपके यहाँ चारे पे सेट हो जाए। अगर ब्याई हुई भी ले रहे हैं
तो आपको क्या करना, 8 दिन उसको भूसे के साथ में अपना लोकल चारा देना है। धीरे धीरे लोकल चारे पे उसको एडजस्ट करना है। फीड भी स्टार्टिंग में उसको कम देनी है और अच्छी फीड देनी, ताकि वो 8 से 10 दिन में आपके चारे पे एडजस्ट हो जाए। वो जो स्ट्रेस तनाव उसने माना जगह बदलने का, जैसे आदमी भी अगर जगह बदल जाए तो दिक्कत में आ जाता है, उसका मन नहीं लगता है, ऐसे पशु के साथ भी होता है। तो जो डेयरी फार्मिंग स्टार्टिंग करने में सबसे बड़ी समस्या पशु का तनाव है। तनाव में आने से वो परेशान होता है, उसको उतना अच्छा चारा नहीं मिल पाता जो उसको पसंदीदा था, उसका पेट खराब हो जाता है, मिल्क पे गिर जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, बीमारी आ जाती है। तो इन सब का समाधान पशुपालक भाइयों यह है कि पहले 8 दिन उसको भूसा अवश्य दे, फिर वो आपके चारे पे एडजस्ट हो जाएगी, ना उसका पेट खराब होगा ना आपको दिक्कत होगी। यही तरीका अब हम आजमा रहे हैं। स्टार्टिंग की 2-3 गाय में हमें भी ये दिक्कत हुई थी, अब हमें ये दिक्कत नहीं है। दूसरी जो पशुपालन में दिक्कत होती है मुख्यतः है, जो नए डेयरी फार्मर हैं, जो हमारे साथ भी हुई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमने, अब जब कोई आदमी नया काम करता है तो वो जानकारी मोटी मोटी तो ले लेता है कि कैसे करना है, क्या करना, कितना पैसा लगना है, और लेकिन वो जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाता। जैसे अब जैसे यहाँ पशु डेयरी का काम करेंगे तो अपने लिए चारे की अरेंजमेंट करेंगे आप। अब चारा किस टाइम पर अरेंज करना, चारे की स्टोरेज भी बहुत टाइम महत्वपूर्ण है। जैसे पिछली बार जो हमारा चारा दबा था वो जुलाई, मतलब स्टार्टिंग मतलब 25 जून के बाद हमारा चारा दबा था। उस टाइम पे क्या बरसात का मौसम था, बीच बीच में बारिश हो जाती थी, तो काटने में समय भी लगा, लेबर भी ज़्यादा लगी। और जो मुख्य दिक्कत थी, जो उस टाइम हमें पता नहीं लग पाई, हम भी जोश में थे कि चलो भाई चारा स्टोर कर दिया, 1200-1500 कुंटल मक्का हमने दाब दिया, गड्ढा बना दिया है। अब उसकी वर्तमान क्या स्थिति वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा जो साइलेज का गड्ढा था मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको दाबा था। लेकिन जो समस्या हमें बाद में पता लगी, ये देखिए, ये अभी 1 फीट नीचे को साइलेज और है, और देखिए इसकी कंडीशन क्या हो गई है। बरसात में चारा दबा, और देखिए इसमें हमें पता नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं लगता, हल्की हल्की बरसात होती है और पानी साइडों से भी चला जाता है। तो आप साइलेज देखिए, लगभग 50% साइलेज हमारा वो खराब हो गया है। तो जो मेरे नए पशुपालक भाई हैं वो क्या करते हैं कि अच्छी पैसे की तैयारी कर लेते हैं, डॉक्टर की कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। ये बेसिक सी तैयारी है कि आपको जो वातावरण है, मौसम के साथ कभी भी चैलेंज नहीं करना है। हमने भी यही सोचा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, दाब देंगे, पन्नी लगा देंगे, पानी नहीं जाएगा, खराब नहीं होगी। तो आप वर्तमान स्थिति देख लीजिए, हमारा 50% साइलेज इस गड्ढे में खराब है। ये देखिए सब ये वेस्ट हो गया है। तो दूसरा जो पशुपालक, ये मतलब सीधे तौर पे नुकसान है। लगभग 5 लाख की साइलेज हमने दाबा था, तो अगर 40% का भी हम मान ले इस गड्ढे में, और वहाँ पे भी जो हमारा खराब हुआ है, तो लगभग 2 लाख रुपए का हमारा साइलेज खराब हुआ है। प्रकृति के साथ बिल्कुल भी चैलेंज ना करें, सही मौसम में। और अगर आपको साइलेज दाबना है तो पानी की समस्या साइलेज में बिल्कुल ना आए। तो मेरे पशुपालक भाई, साइलेज दाबने का जो सही समय है मक्का का, वो आप 15 जून से पहले पहले अपना साइलेज दाब ले। तीसरी जो दिक्कत हमें हुई है, अमूमन वो हर किसी को नहीं होती, क्योंकि हमने जो फार्म शुरू किया था वो ऑटोमेटिकली किया था, मतलब हमारी जो मिल्किंग थी मशीन से थी। अब होता क्या था, बरसात के मौसम में सारी चीज़ें हमारे पास थी, मशीन थी, हमारा छोटा सेटअप था। 2 दिन बिजली नहीं आई तो हमारा बैटरी स्टार्ट नहीं, बैटरी जो है वो लोड नहीं ले पाते थे, बैटरी डाउन हो जाते, तो हमें हाथ से मिल्किंग करनी पड़ती। तो हमारे लिए, या कोई भी अगर डेयरी फार्म वाला अपनी डेयरी कमर्शियल स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए हाथ से दूना बहुत बड़ी कला रहती, क्योंकि सभी की तरह जैसे लोग सोचते हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग थे, हम भी डायरेक्ट डेयरी में आ गए कि मशीन से दुआई होगी, तो हमने हाथ से दूने की तो समझा ही नहीं कि हाथ से भी दुआई करनी पड़ सकती है। हमने तो वही सोचा 4 बैटरी रखे हैं, मशीन से मिल्किंग हो जाएगी, चलो चारा ही डालने का काम है। स्टार्टिंग में हमने ऐसे सोचा, लेकिन बड़ी दिक्कतें आई, हमें गाय दूनी आती नहीं थी। तो आसपास की 2-3 जो रिश्तेदारी में, परिवार में औरतें थी, उनसे गाय की धुलाई कराई। फिर हमने सोचा कि ऐसे तो संभव नहीं है कि बरसात हो जाएगी, बिजली भाग जाएगी, कभी मशीन ख़राब हो जाए, कभी बैटरी ना चले, कभी इन्वर्टर ख़राब हो जाए। मैं कह, ये तो फिर परमानेंट काम हो गया हाथ से धुलाई करने का। तो हमने इसका परमानेंट समाधान निकाला। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आइए, कि पावर की जो दिक्कत थी वो लगभग हमने ख़त्म कर दी है। कि भाई ऐसा बड़े स्तर पे काम करके आपको संभव नहीं है कि आप कभी हाथ से धो रहे हैं, किसको कब तक बुलाएंगे। तो देखिए 4 बैटरी और इन्वर्टर प्लस अगर बिजली कम आती है उसके लिए हमने स्टेबलाइजर रखा हुआ है, पूरा हमारा बिजली का सेटअप है। अगर बिजली दिक्कत करती है, दूसरा रास्ता हमने रखा हुआ है कि हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत होती हैं, गर्मियों के मौसम में हमने 5 किलोवाट का सोलर लगाया है, देखिए। तो इनकेस अगर बिजली भी नहीं आती तो सोलर हमारा काम कर सकता है। और तीसरी चीज़, अगर मान लें इन्वर्टर दिक्कत कर जाए, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, मान लें इन्वर्टर में दिक्कत आ जाए तो हमने डायरेक्ट जो सप्लाई है वो हमने जनरेटर भी रख लिया है। ये धीरे धीरे हमने किया है, क्योंकि हमें दिक्कतें आई हैं। तो भाई अगर इन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप हाथ से 20-30 गाय नहीं दूध सकते, दूसरे को कब तक आप बुला के लेके आएंगे।
तो हमें जो मेजर सबसे बड़ी समस्या ये लगती है, आप लेबर बुला सकते हैं, चारा भूस खरीद सकते हैं हाथों हाथ, लेकिन दवाई के लिए आपको आदमी चाहिए। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी, इलाज भी डॉक्टर कर देता है लेकिन दूने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आने वाला है। तो हमने तो अपना सेटअप रखा है, पहला बैकअप बिजली है, दूसरा बैकअप बैटरी है, तीसरा बैकअप सोलर है, चौथा बैकअप जो हमने रखा, अगर हमने सब चीज़ें खत्म हो जाए तो उसके लिए हमने इन्वर्टर जनरेटर रखा हुआ है। एक और चीज़, कभी कभी आपकी मशीन ही ख़राब हो गई, फिर आप क्या करेंगे? तो एक मशीन हमारी यह है, देखिए जो रनिंग में है, चल रही है, अभी मिल्किंग मेरी चल रही है। हमने बैकअप के लिए भी मशीन रखी हुई है, हमने हर चीज़ का बैकअप रखा हुआ है, क्योंकि आदमी कुछ भी कर सकता है। इलाज आपको दिन में एक बार करना है, 1 घंटे में हो जाएगा, चारा 1 घंटे में भूसा आ जाएगा, लेकिन आपकी मिल्किंग 2-2.5 घंटे सुबह और 2-2.5 घंटे शाम, बोलते हैं बधुआ काम है, आपको करना ही करना पड़ेगा, आप इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बैकअप हमने मिल्किंग के लिए रखा है, क्योंकि हमारी नज़रिए से हम सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मिल्किंग है। आप मिल्किंग नहीं कर सकते 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम, मशीन है तो एक ही आदमी 2-2.5 घंटे में सबकी मिल्किंग कर सकता है। तो ये 5 बैकअप है हमारे पास, बिजली हो गई, बैटरी हो गए, जनरेटर हो गया, सोलर हो गया, मशीन का भी हमने बैकअप रखा हुआ है, क्योंकि इस काम का कोई तोड़ नहीं है। हमसे दुआई होती नहीं है, हम तो जी पढ़े लिखे लोग आए थे बिजनेस में, हमारे बस का नहीं है दूना। तो अब जो आसपास परिवार की ओर से कितने दिन ले आएंगे आप, 1 दिन 2 दिन, वो तीसरे दिन कह देंगे जी अपना काम करो, तुम खुद देखो, हमारे बस की ये दुआई करनी नहीं है। तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत लगी है, तो हमने इसका बैकअप ये बना के रखा हुआ है। हम आपको भी सलाह देते हैं कि कम से कम ये बैकअप अब इससे रखें। चौथी जो दिक्कत हमें स्टार्टिंग में लगी कि हमने भी सारी चीज़ें अरेंज कर ली, जब गाय को हल्की सी भी दिक्कत हुई, मान लिया पेट खराब हुआ, बुखार भी आया, तो एक तो स्किल्ड डॉक्टर की पहचान वो तो आपको रखनी ही रखनी है। कि शुरू में हमारे पास भी नहीं था, हमने भी सोचा सरकारी डॉक्टर से, इनसे उनसे, लेकिन उनका टाइमिंग होता है। तो अच्छा डॉक्टर रखें, और अच्छा डॉक्टर रखने के साथ साथ डॉक्टर के साथ ये बात कर ले कि हमें 24 आवर आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर तो है, आपकी गाय शाम को 5 बजे बीमार होती है, आप फ़ोन करते हैं। हमारे साथ भी हुआ कि शाम को गाय बीमार हो गई, बोले मैं तो जी बाहर हूँ, मैं रिश्तेदारी में हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा, मैं सुबह 8 बजे 10 बजे आऊँगा। तो 12 घंटे अगर आपकी गाय बीमार रहेगी तो गाय तो ऑटोमेटिक बीमार की कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगी। हमें भी ये दिक्कत हुई है, और आपसे भी हमारा ये सुझाव है, हम आपको देते हैं कि जब भी आप छोटा कार्य हो या आपका बड़ा कार्य हो, डॉक्टर आपके पास व्यक्तिगत जान पहचान इतनी अच्छी रखिए कि 24 घंटे आपके पास उपलब्ध रहे। मान लो रात को 8 बजे गाय को दिक्कत होती है तो 8:30-9 बजे तक वो पहुंच जाए। अगर वो 8 बजे बीमार हो रही है, सुबह को 10 बजे पहुंच रहा, तो 14 घंटे बीमारी को वैसे ही मिल गए। और खासकर इसमें क्या होता है, बीमारी अगर संक्रामक रोग हो रहा है तो एकदम से बीमारी बढ़ के बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बीमारी आ रही है तत्काल उसका इलाज हो, तत्काल उस पर समाधान हो, तो आपकी गाय जो जल्दी ठीक हो जाएगी। बीमारी को शुरू में ही पकड़ा जा सकता है। तो डॉक्टर की जो अरेंजमेंट है उनको बोल देना, आप व्यक्तिगत संबंध रखिए, या उनकी फीस की व्यवस्था ऐसी रखिए कि भाई साहब मुझे 24 घंटे चाहिए, आप क्या है मेरा काम हो या ना हो, जब मैं फ़ोन करूँ आपको आना है। ये व्यक्तिगत संबंध से ही हो सकता है। तो डॉक्टर जो आपका 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, और आपका फिक्स डॉक्टर होना चाहिए कि अगर वो कहीं बाहर है, रिश्तेदार में कहीं और भी काम कर रहा, तो वो प्राथमिकता पे आपको रखे कि आपकी बीमार होगी। जैसे हमारे यहाँ तो हमने अब तो कर लिया है, पहले हमें भी ये दिक्कत आई थी कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैं वहाँ एआई कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ। इसमें एक एआई में भी एक चक्कर रहता है कि आपकी गाय अभी हीट पे है, डॉक्टर साहब 6 घंटे बाद आ रहे हैं। तो आप डॉक्टर ऐसे रखिए जो आपके पास हर समय उपलब्ध हों, क्योंकि बीमारी उन्होंने ठीक करनी है, एआई उन्होंने करनी है, बीमारी की पहचान उन्होंने करनी है। तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी 24 घंटे होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाना चाहिए कि जी डॉक्टर साहब आपको हमारे सारे केस देखने हैं। और एक विशेष बात मैं पशुपालकों के लिए कहता हूँ, जो दिक्कत आती है कि आपको एक ही नाम में समार रहना है। आप ज्ञान कहीं से भी लीजिए, लेकिन इलाज एक ही डॉक्टर से कराइए। अगर आप 2 डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, 2 जगह से सलाह ले रहे हैं, तो कोई भी आपका नहीं होगा। वो कहेगा उससे करा लीजिए, उसको भी बुलाया था आपने, उसको भी बुलाया लिया था आपने। तो आपके लिए प्रयास वही करेगा जब आप एक ही आदमी पे निर्भर रहेंगे कि जी डॉक्टर साहब आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही इनको देखो, तो ही वो आएंगे। अगर आपने 2 रख लिए कि कभी उसको बुला लिया, कभी फलाने को बुला लिया, तो देखो कोई नहीं आने वाला है। 2 नावों में सवार ना हो आप, ठीक है। एक और जो दिक्कत रहती है, वो पता ही है आपको, हर कार्य को करने के लिए लेबर चाहिए होती है। तो मैं आपके साथ ये नहीं कह रहा कि आप लेबर पे जाके काम कीजिए या लेबर रखिए। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमने कार्य से हमें जो दिक्कत आई है कि लेबर छुट्टी चली गई, जैसे होली को था, अभी आप हमारी लेबर होली को एक साथ छुट्टी चलेगी, दिवाली को जाएगी। तो काम करने का बैकअप रखिए। अगर आप काम कर सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लेबर का बैकअप भी अवश्य रखिए। लेबर भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी, जिस पे हम पहुँचे हैं कि डॉक्टर आपको मिल जाएगा, लेकिन दवाइयाँ आपको नहीं मिलेंगी। आप जब कमर्शियल डेयरी फार्म कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं,
तो पता चला कि आपको ऐसी साल्ट की ज़रूरत है जो आसपास 20 किलोमीटर तक है ही नहीं, आप उसको लेने भाग रहे हैं जब तक गाय को दिक्कत हो गई। फिर कोई अगले दिन कोई गाय बीमार होती है किसी से, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है कि गांव और जो डेयरी पालन होता है वो मैक्सिमम गांव में ही होता है, गांव के लोग करते हैं और उतने मतलब हाई प्रोफाइल शिक्षित भी नहीं होते हैं। तो हमें शुरू के 3 महीने बड़ी दिक्कत आई कि फलानी गाय को ये दिक्कत हो गई जी, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस जो लगाना है वो ये वाला साल्ट है। जैसे किसी को मैट्रिसेफ लगना है, अब मैट्रिसेफ आसपास है ही नहीं, आप 40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहाँ से मैट्रिसेफ लेकर आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। कल को किसी गाय को दिक्कत हो गई, नुका इसको तो जी जो साल्ट लगना वो रेस्पर RTU लगना है, वो बहुत महंगा साल्ट है, महंगा होने के साथ अवेलेबल नहीं है। आप फिर 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, पूरा दिन आपका खत्म हो गया, आपकी लेबर चलेगी, सब चलेगी। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि आप कार्य एकदम से आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। हमने भी शुरू के 3 महीने ऐसे ही किया, जब हमें दिक्कतें लगी मैं कहा भाई ऐसे तो चलना नहीं है। पता चला हम तो जो जाते हैं, देखो जी हम अपना तरीका बताएं कि आदमी बस से जाएगा पूरा दिन लग जाएगा, तो अपने वाहन से जाना पड़ता है तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं, आपकी दिहाड़ी गई, तेल गया, टोल गया, मेंटेनेंस गई गाड़ी की और समय बर्बाद हुआ। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, धीरे 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 आपको क्या करना है, जो कॉमन दवाइयाँ हैं वो सब आपको अपने पास ही रखनी है, ताकि डॉक्टर साहब आएँ वो उठा के लगाते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, ये देखिए हमारी दवाइयाँ जो लगती हैं वो यहाँ पे रखी हुई है, और मैं आपको अपनी जो दवाइयों को स्टोरेज दिखा रहा हूँ आज, जो बहुत ज़रूरी है। अगर जो इलाज होना वो तो दवाई से ही होना है, क्या दवाइयाँ लगनी हैं, कैसे लगनी है, हमें भी 6 महीने बाद ये तजुर्बा हो गया। तो जो कॉमन दवाइयाँ हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी यूज़ वाली दवाइयाँ हैं, इसमें हर कैटेगरी की दवाइयाँ, ये कुछ दवाइयाँ, और ये देखिए ये पूरा बॉक्स नया रखा हुआ है, इसमें टोटल ये फ्रेश दवाइयाँ रखी हुई हैं, इसमें कोई भी लूज दवाइयाँ नहीं है। कुछ दवाइयाँ ये हैं, कुछ ये हैं, ये बोतलें रखी हुई हैं। तो हमने वो सब चीज़ें रख ली हैं। देखिए एक से एक इंजेक्शन यहाँ पे है, जो छोटे हैं लेकिन साइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हर एक कैटेगरी की दवाई अलग आपको मिलेगी, सब इंजेक्शन अलग हैं। तो जो हमें पता है कि ये कॉमन सी दवाइयाँ हैं, ये लग सकती हैं, हमने उनकी स्टोरेज प्रॉपर रखी हुई है। हमें मतलब कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। 95% जो इलाज है वो हमारा यहीं से हो जाता है। इलाज ना भी हो तो कम से कम हम बीमारी को रोकथाम के लिए हमने चीज़ें रखी हुई हैं कि हम बीमारी को रोक सकते हैं। बुखार आ जाता है, एंटीबायोटिक हमने एक से एक अच्छी रखी हुई है, दवाइयाँ रखी हुई है, पेन किलर रखे हुए हैं, बफर रखे हुए हैं, इलाज के लिए मल्टीविटामिन रखे हुए हैं, है ना, और जो आपके मिनरल्स के होते हैं वो सब हमने रखे हुए हैं कि अगर हम इलाज भी ना कर पाए तो 95% बीमारी को हम वही रोक सकते हैं, एनर्जी बूस्टर दे सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों जो भी डेयरी का काम शुरू कर रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ, कॉमन दवाइयाँ, अपने वेटरनरी जो डॉक्टर है उनसे पूछ लेना कि आपको क्या क्या रखना, तो वो यहाँ पे रखवाइए। अगर उनके पास स्टॉक में नहीं है या आपको कहीं लेने जाना है तो आपको खाली रोज की मेहनत पड़ रही है, तो 10-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आप अपने यहाँ स्टोर करके रखिए, जैसे हमने रख रखा है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो डेयरी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो दवाइयों की वजह से ही होता है। क्यों होता है कि 10 रुपये की दवाई मेडिकल वाला 100 रुपये में देता है। दूसरी बात, वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेडिकल वाला वो दवाइयाँ बेचेगा जिसमें उसको मार्जिन होगा। तो मेरी जो सबसे बड़ी सलाह, जो जहाँ तक हम आज पहुँच गए हैं, मैं आपको बहुत अच्छी बात ये बता रहा हूँ कि बड़ी कंपनी की दवाइयाँ खरीदिए। बड़ी कंपनी की दवाइयाँ आपको अमूमन प्राइवेट के जो लोकल कंपनियाँ उनसे सस्ती मिलती हैं, क्योंकि जो लोकल कंपनियाँ होती हैं उनमें जो होलसेलर, रिटेलर, बेचने वाले का मार्जिन ज़्यादा होता है, बहुत बड़े गिफ्ट देती हैं, तो इनका पैसा आपकी जेब से निकलता है। आप बड़ी कंपनी की दवाइयाँ खरीदिए। बड़ी कंपनी की दवाइयाँ खरीदने के लिए आप जो तरीका हमने आजमाया वो आजमा सकते हैं। अपनी एरिया के MR को फ़ोन कीजिए, इंटरनेट से नंबर निकालिए, हमने भी वही किया है। इंटरनेट से नंबर निकाला, डायरेक्ट आप होलसेल रेट पे अपने यहाँ दवाइयाँ मंगवाइए, अच्छी दवाइयाँ मंगाइए। और एक बात और, जो भी आप दवाई खरीद रहे हैं, क्योंकि मेरा काम जो है आपको ऐसा माहौल तैयार करके देना कि अगर कोई भाई हमारे साथ जुड़ा तो उसको नुकसान ना हो। बड़ी कंपनी आप सर्च कर लीजिए। बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, MSD है, बिरबैक है, एलम्बिक है, इनकी दवाइयाँ खरीदिए। मार्केट मैन्युफैक्चर्ड बाय बड़ी कंपनी हो। आप लोकल कंपनी की दवाई लगाएंगे वो असर ही नहीं करेगी आपकी गाय को। हमें भी 3-4 महीने बाद ये तजुर्बा हुआ है। बड़ी कंपनी की दवाई हम लगाते हैं, हम छोटी कंपनी की दवाई आप ना लगाएं उसमें, और डायरेक्ट होलसेलर से दवाई खरीदिए। होलसेल रेट पे आपको दवाई मिलेगी, अच्छी दवाई मिलेगी, सस्ती मिलेगी, आपको असर अच्छा होगा। तो मेरे डेयरी वाले भाइयों, आप भी थोड़ा हाईटेक बनिए। एक मेडिकल स्टोर वाला ज़्यादा कमा रहा है एक डेयरी वाले से। डेयरी व्यवसाय को लोग सोच रहे हैं कि ये काम का धंधा ही नहीं है। सब लोग मजाक करते हैं कि डेयरी हम देख लेंगे कैसे चल जाएगी, डेयरी क्यों चल जाएगी। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, एक मेडिकल की डिग्री लेके बैठा, एक
जिसके पास मेडिकल का लाइसेंस है वो हमसे ज़्यादा तेज थोड़ी हो गया। हम पढ़े लिखे लोग हैं। और मेरे पशुपालक भाइयों, चैन को तोड़ना सीखिए। ये इतनी बड़ी चैन, वहाँ होलसेलर, रिटेलर, मेडिकल वाला ये कमा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट दवाई लीजिए, आपको आधे रेट में दवाइयाँ मिलेंगी, अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी। डेयरी व्यवसाय को लोगों ने ऐसे कर रखा है कि नहीं चलेगी, हम देख लेंगे। हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि उसकी डेयरी बंद हो गई है, हम भी देख लेंगे तुम्हारी कैसी चलेगी। हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर डेयरी बंद हो जाए तो मैं एक बात की गारंटी और देता हूँ, ये जो दिक्कतें मैंने आपको बताई है पशुपालक भाइयों, इनका आप ध्यान रखिए। अगर आपकी डेयरी में कोई दिक्कत हो जाए, हम जिम्मेदार हैं। कैसे हो जाएगी? दवाई हमने अच्छी पकड़ ली, इलाज हमने अच्छा पकड़ लिया, चारे में हमें नुकसान नहीं होना है, गाय हमारी बीमार नहीं होगी, बिजली की व्यवस्था हम बढ़िया रखेंगे जिससे हमें तनाव नहीं आएगा कि लेबर भाग गई है, लेबर की व्यवस्था हमारे पास है। ये 5-6 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो डेयरी व्यवसाय को जो लोगों ने मजाक बना रखा है कि यार कोई टोंट मार रहा है कि फलाने की डेयरी नहीं चली है, उसकी नहीं चली, इनकी कैसे चल जाएगी, हम भी देखते हैं। हम भी बड़े अच्छे काबिल लोग हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं। मैं खुद आपको बता दूं, मैं 2021 में मैन्युफैक्चरिंग हेड था कॉस्मेटिक सेक्शन का, वहाँ से आज मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं कंपनी में नौकरी कर सकता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकता हूँ, 50 लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, तो क्या मैं डेयरी नहीं चला सकता? इसी चैलेंज के साथ हम डेयरी में हैं। पशुपालक भाइयों, आप भी डटे रहें। हाँ, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो भ्रम मार्केट में है कि डेयरी नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, हम इसको चला के दिखाएंगे। और हम अपने सभी जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए मैं एक से एक अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहे। तो मेरे पशुपालक भाइयों, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा, ये दिक्कतें हमें आई हैं, और जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं उनको भी ये पता होगा यही दिक्कतें आती हैं। तो जो नए किसान हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें, जुड़े रहें। और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डेयरी व्यवसाय से संबंधित किसी भी दिक्कत के लिए जितना तजुर्बा मुझे है, मैं आपके साथ 24 घंटे तैयार हूँ। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मेरे यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय में अगर आप जुड़ रहे हैं तो मैं आपके साथ ऐसी ऐसी जानकारी साझा करूंगा कि आपको नुकसान ना हो। और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, वो जो दिक्कतें आती मैंने आपको बताई, इनका पहले ही ध्यान रखें ताकि उनको नुकसान ना हो। भविष्य भी मैं आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करता रहूँगा। मेरे चैनल को इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें ताकि किसी को डेयरी व्यवसाय में नुकसान ना हो। इस जानकारी